16.1.2. So the second point is digestive glands. The digestive glands associated with the alimentary canal include the salivary gland, the liver, and the pancreas. Saliva is the mainly produced by the three pair of salivary gland: parotid, cheek, submaxillary, submandibular, lower jaw, and sublingual below the tongue. These glands situated just outside the buccal cavity which secrete salivary juices into the buccal cavity. And liver is the largest gland of our body, weight 1.2 to 1.5 kg. In an adult human, it is situated in an abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes. The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, containing the hepatic cells arranged in the form of a cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called as the Gleason capsule, and the bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. The duct of gallbladder, cystic duct, along with the hepatic duct, form the liver, forms the bile duct, and the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called the sphincter of Fodday. तो ये जो टॉपिक है ये हमें ग्लैंड्स के बारे में स्पेशली बता रहा है, और वो ग्लैंड्स में सलेवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज, ये तीन ग्लैंड्स बेसिकली इन्वॉल्व हैं, जिसमें सलेवरी ग्लैंड्स में उन्होंने हमें बताया है कि वो सबसे लार्जेस्ट, मतलब पैराटिड जो है इसमें सबसे लार्जेस्ट है, जो कि चिक के एरिया पे होगा, सब मैक्सिलरी सबमंडिबल लोअर जॉज के अराउंड पे होगा, और जो सब लिंगुअल है वो टंग, बिलो द टंग सिचुएटेड होता है. ये ग्लैंड्स जो है बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होता, बक्कल कैविटी के जस्ट आउटसाइड होता है. इट इज़ जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, बट इसका जो सेक्रीशन होता है वो इनसाइड, वो सेक्रीशन होता है जो सलेवरी जूस सेक्रीट करता है वो बक्कल कैविटी में होता है. मतलब इनका जो सिचुएटेड है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन ये जो सिक्रीट करेंगे, सलेवरी जूस सिक्रीट करेंगे, वो इनटू द बक्कल कैविटी सिक्रीट करेंगे, सो दैट मैस्टिकेशन ऑफ द फूड में वो हेल्प कर सके. नाउ लीवर यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका वेट है 1.2 से 1.5 kg एडल्ट ह्यूमन में, और वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है. कहाँ सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट बिलो, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट बिलो में वो सिचुएटेड होता है. उसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg. द हेपेटिक लोब्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट, जैसे कि लाइक हर चीज़ का ही स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, जैसे सेल को भी हम लोग बोलते हैं. सो उसी तरह से यहाँ पे हेपेटिक लोब्यूल्स और जो लीवर है उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल्स. हेपेटिक लोब्यूल्स, इसमें हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और हर लोब्यूल में एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ होता है, जिस शीथ को हम लोग बोलते हैं ग्लेशन कैप्सूल, जिस शीथ को हम लोग बोलते हैं ग्लेशन कैप्सूल. यहाँ से बाइल सिक्रीट होता है और वो जाके गल ब्लैडर में जाकर के वो स्टोर एंड कंसनट्रेट होता है. गल ब्लैडर में वो स्टोर होता है, बाइल सिक्रीट होता है हेपेटिक सेल्स के थ्रू, थ्रू दी हेपेटिक डक्ट, लेकिन वो स्टोर होता है और कंसनट्रेट, और भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड, गाढ़ा और भी ज़्यादा होता है कहाँ पे जाके? गल ब्लैडर पे जाके. और गल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट, गल ब्लैडर में जैसे ही वो गया, फिर गल ब्लैडर में जाने के बाद वो अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करेगा, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये बाइल डक्ट पैनक्रेटिक डक्ट दोनों मिलकर के टुगेदर ये ड्यूडेनम में ओपन होंगे, जिनको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट, जिसको गार्ड करने के लिए एक तरह का स्पिंटर होता है, एंड दैट स्पिंटर इज नोन एज स्पिंटर ऑफ ओडी, उसको हम बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी. द पैनक्रियास इज कंपाउंड both exocrine and endocrine elongated organs situated the limbs of a C-shaped duodenum. अब पेनक्रियाज जो है इसको मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं, मिक्सोक्राइन बिकॉज ये लाइक हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है और ये पेनिक्रेटिक जूस भी सिक्रीट कर रहा है, दोनों फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग मिक्सोक्राइन बोलेंगे. तो ये सिचुएटेड होता है C-shaped duodenum के, between the limbs of the C-shaped duodenum. और एक्सोक्राइन पोर्शन secreted alkaline pancreatic juice containing the enzyme and the endocrine portion secreted hormones insulin and glucagon. मतलब कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है पेनक्रियाज का वो सिक्रेट करेगा अल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस, जिसमें बहुत सारी एंजाइम कंटेनिंग होगी, और एंडोक्राइन पोर्शन जो है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. एंड एज आई हैव सेड
कि क्योंकि ये एंजाइम एज वेल एज हार्मोन दोनों चीज़ें सिक्रेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो उसमें एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट करेगा अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस विच विल कंटेन लॉट्स ऑफ एंजाइम्स, एंड जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रेट करेगा हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नाउ दिस वन इज अ फिगर जहाँ पे जो गल ब्लैडर है, ये गल ब्लैडर है, यहाँ पे कंसनट्रेट होता है बाइल ड्यू टू द कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर सिस्टिक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम द गल ब्लैडर, ये सिस्टिक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम द गल ब्लैडर, और ये है डक्ट फ्रॉम द लीवर। अब ये डक्ट फ्रॉम द लीवर जिसको हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलेंगे, और डक्ट फ्रॉम द गल ब्लैडर जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, ये दोनों डक्ट आकर के एक ही जगह पे मिल रहा है। इधर से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है डक्ट फ्रॉम द लीवर, हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट साइड से आ रहा है डक्ट फ्रॉम द गल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों आकर के एक कॉमन पाथवे में मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट हमें मिलेगा और उसको बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, या हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट्स ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, या तो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट, और फिर वो हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट ओपन हो जाएगा ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम में, विच वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहाँ पे वो ओपन हो रहा है। वहाँ पे ओपन होने के बाद में इधर पेनिक्रियाज से भी एक डक्ट हमको मिल रहा है, दैट इज़ द पेनिक्रेटिक डक्ट। अब ये पेनिक्रेटिक डक्ट और ये डक्ट भी एक साथ ओपन होगा और उसको हम लोग बोलेंगे हेपेटोपेनिक्रेटिक डक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे हेपेटोपेनिक्रेटिक डक्ट। तो ये पूरा डक्ट सिस्टम का फिगर है लीवर, गल ब्लैडर और पेनक्रियाज का। नाउ मूविंग टू द 16.2 which is digestion of food. The process of digestion is accomplished by a mechanical and a chemical process. So this process is accomplished by a mechanical and a chemical. Why mechanical? Because it is converting into smaller substances. A larger food particles is being converted into smaller substances by mastication of food by using the teeth. Hence mechanical. And chemical because lots of reactions is taking place in the stomach, in the small intestine, where the digestion is actually happening in the stomach. Carbohydrate is being like digested, और and then protein जो होगा वो intestine में, एंड सबसे लास्ट में जो डाइजेशन होता है जिसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं होता है, माउथ पे भी उसका ज़ीरो डाइजेशन, जब वो स्टमक पे गया तो भी उसका ज़ीरो डाइजेशन, उसका फाइनल डाइजेशन स्टार्ट भी और डाइजेशन ख़त्म भी इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज़ फैट। तो उसका भी डाइजेशन होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स वहाँ पे सिक्रेट होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं, तो वो उसकी वजह से उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल। The buccal cavity performs two major functions. First one is the mastication of food and facilitates the swallowing. So buccal cavity जो है उसका काम क्या है, उसका दो काम है। सबसे पहला mastication of food, खाना को masticate करेगा, इस टुकड़ों में तोड़ेगा। दूसरा है facilitation and swallowing, मतलब निगलना। swallowing का मतलब होता है निगलना। तो सबसे पहला काम होता है उसका mastication of food, food को masticate करने में हेल्प करेगा। दूसरा है facilitation of the swallowing. The teeth and the tongue with the help of a saliva masticate and mix up the food thoroughly. अब ये इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, अगर हम खाना खाएंगे तो डेफिनेटली वो मिक्स होगा, वो थॉरली मास्टिकेट होगा और उसमें सलीवा हेल्प करेगा उसको बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, सो दैट वो ईजिली पास हो जाए इसोफेगस से। सो म्यूकस एंड सलीवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग ऑफ द मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू द बोलस। या अब म्यूकस जो सलीवा में है वो हेल्प कर रहा है उसको लुब्रिकेशन करने में, masticated food particles को lubrication करने में, so that वो bolus बन जाए और वो esophagus से पास हो जाए। The bolus is then converted into the pharynx and then into the esophagus. अब यही bolus pharynx से होकर के esophagus में जाएगा और swallowing और deglutition, तो वो फिर निकल जाएगा। The bolus further passes down through the esophagus by the successive waves of muscular contraction called the peristalsis. अब ये bolus esophagus से पास होकर के stomach एंड देन टू दी होल एलिमेंट्री कैनाल में ये धीरे धीरे मूव करता चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे ये फूड आगे बढ़ता चला जाएगा। उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। अब जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस टॉपिक कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ होता है और क्यों होता है। वो होता है इसोफेगस और स्टमक के बीच में। क्यों होता है, सो दैट स्टमक से इसोफेगस में बैकफ्लो ना हो जाए फूड का,
इसलिए होता है। तो वही जो इस स्पिंटर है, ये पैसेज ऑफ फूड को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा कि इसको बैकफ्लो नहीं होने देगा। जैसे ही वहाँ से फूड पास हो गया वैसे ही उसको क्लोज कर देगा वो। जैसे ही इसोफेगस से स्टमक में फूड आया वैसे ही उसको क्लोज कर देगा, और जैसे ही आने वाला होगा वैसे उसको ओपन करेगा। तो उसका काम है उसको मेंटेन करना, उसका काम है उस पैसेज ऑफ फूड को कंट्रोल करना, ताकि वो बैक फ्लो ना हो जाए। एंड बैक फ्लो जनरली होता है तब जब वोमिटिंग होता है। एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एसिड आज मुँह पे आ जाता है, तो यू कैन फील बहुत गंदा वाला फीलिंग आता है। बिकॉज वो स्टमक में गया था तो एसिड मिल गया था उसमें, और फिर वो बैक फ्लो होकर के हमारे मुँह पे आ गया, तो बहुत गंदा वाला फीलिंग होता है। सो वोमिटिंग जब होता है तब वो स्पिंटर जो है ना वो रोक नहीं पाता, तब वो बैक फ्लो हो जाता है। So the gastroesophageal sphincter controls the rest of the food into the stomach. The saliva secreted into the oral cavity contains the electrolytes like sodium, potassium, Cl minus and HCO3 minus. तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो सलीवा में होता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ सलिवरी एनालिसिस होते हैं, कुछ लाइसोजाइम्स भी होते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzymes and the salivary amylase About 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme. Optimum pH is 6.8 into a disaccharide maltose lysozyme present in the saliva act as an antibacterial agent that prevents infection. तो क्या बोला है कि स्टार्च जो है उसका 30% हमारे माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है। यस, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका लाइक पार्शियल डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे pH 6.8 में सलिवरी एमाइलेज एक्ट किया तो स्टार्च जो है वो मैल्टोज में कन्वर्ट हो गया। गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिनोजन, HCl, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिनोजन, HCl, रेनिन, लाइपेजेस एंड पेप्सिन। लेकिन अगर इन्फेंट की बात करें तो उसमें पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन सिर्फ होता है। The mucus of the stomach has a gastric gland, and gastric gland has three major types of cell, namely the mucous neck cell, which secrete mucus, the peptic or chip cell, which secrete the proenzyme pepsinogen, and the parietal axanthic cell, which secrete the HCl and transcript factor, the factor essential for the absorption of vitamin B12. तो mucus of the stomach has a gastric gland. We know it very well कि जो हमारा स्टमक है उसका जो म्यूकस है उसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। उसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं, 3 मेजर टाइप्स। द वेरी फर्स्ट वन इज म्यूकस सेल। अब म्यूकस नेक्स्ट सेल है तो क्या सिक्रेट करेगा, म्यूकस सेक्रेट करेगा। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रेट म्यूकस। सेकंड वन इज द पेप्टिक और चिप सेल विच सिक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। सेकेंड वन है पेप्टिक चिप सेल, पेप्टिक और चिप सेल, जिसका काम है कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रेट करना। द थर्ड वन इज पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल, जिसका काम है HCl या इंट्रांसनिक फैक्टर सिक्रेट करना, और मतलब एसेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movement of its muscular wall and it's called chyme. अब स्टमक में वो 4 से 5 घंटे खाना रहेगा, फिर थॉरली वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के साथ में जो स्टमक के वॉल से सिक्रीट होगा वहाँ से वो थॉरली मिक्स होगा, चर्निंग मूवमेंट होगा, मस्कुलर चर्निंग मूवमेंट होगा। और जैसे ही इस माउथ में एक मैस्टिकेशन मूवमेंट हुआ था और जिसकी वजह से वो बोलस में कन्वर्ट हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको बोलेंगे काइम। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन टू एक्सप्लोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब जैसे ही प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन के साथ में HCl रिएक्ट किया, जैसे ही HCl रिएक्ट किया वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, एंड दैट एक्टिव फॉर्म उसका एक्टिव फॉर्म हो जाएगा पेप्सिन। सो द क्लोरोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स। पेप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीजेस में और पेप्टाइड्स में, प्रोटीजेस में और पेप्टाइड्स में। The mucus and the bicarbonates present in the gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from the exudation by highly concentrated hydrochloric acid. अब है कि स्टमक जो है खाना को डाइजेस्ट होने के लिए HCl रिलीज कर रहा है, वो जो HCl है वो स्टमक को क्यों इफेक्ट नहीं करता।
वो स्टमक को इफ़ेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि स्टमक के चारों तरफ म्यूकस का कोटिंग होता है जो उसको उस एसिडिक रगड़ से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. So the mucus and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from the exertion of the highly concentrated HCl. HCl provides the acidic pH 1.8 optimal for the pepsin. Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infant which help in the digestion of the milk protein. अब क्या है कि रेनिन प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि छोटे बच्चों के इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में मिलेंगे ताकि उनका मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन हो सके. एज वी नो इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है रेनिन. उस रेनिन का स्पेलिंग RENNIN. वही अगर नॉर्मल में पूछा जाए, एडल्ट में पूछा जाए तो RENIN. लेकिन अगर वो इन्फेंट की बात कर रहे हैं और मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन की बात करेंगे तो RENNIN वाला रेनिन. So small amount of lipases are also secreted by the gastric gland. Gastric gland में थोड़ा amount of lipases भी secrete होता है. The various types of movement is generated by the muscularis layer of the small intestine, and these movements help in the thorough mixing up of the food with the various secretions in the intestines, and thereby facilitating the digestion. The bile, pancreatic juice, and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. Now, the pancreatic juice and the bile are released through the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contains the inactive enzyme trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipases, and nucleases. So ये है कुछ नहीं पेनक्रेटिक जूस का कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स विच वी मस्ट रिमेंबर. कि पेनक्रेटिक जूसेस का इनएक्टिव एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज. ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज. पेनक्रेटिक जूस का इनएक्टिव एंजाइम. तो फर्स्ट वन ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस. जिसमें से ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होता है एक एंजाइम के थ्रू एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन. उसके लिए ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट, एज वी हैव सेड कि यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट है सब इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए किसी ना किसी एंजाइम के एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट है. जैसे कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में होने के लिए एसिल का चाहिए था, ठीक उसी तरह से ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में होने के लिए एंट्रोकाइनेज का चाहिए. और वो एंट्रोकाइनेज सिक्रेट कौन करेगा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, which in turn activate the other enzyme in the pancreatic juice. The bile rays into the duodenum contain the bile pigment, bilirubin, biliverdin, bile salt, cholesterol and phospholipids, but no enzyme. ठीक उसी तरह से बाइल में जो duodenum में बाइल रेज हो रहा है उस बाइल में कौन से एंजाइम होंगे? तो उस बाइल में जो कौन से पिगमेंट्स होंगे? उस बाइल में जो पिगमेंट्स होंगे वो है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम. यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता. Bile help in the emulsification of fat, that is the breakdown of fat into various small vesicles. Bile also activate the lipases. The intestinal mucosa epithelium has a goblet cell which secretes the mucus. The secretion of the breast border cell of the mucus along with the secretion of the goblet cell contain the intestinal juice or the succus centricus. Now ये succus centricus का pH बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इन सारी में गिवन नहीं है. इसका pH है 7.6. 7.6 is a pH for the succus centricus. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम गॉबलेट सेल विच सिक्रेट द म्यूकस. कौन म्यूकस सिक्रेट कर रहा है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होता है वो सिक्रेट कर रहा है म्यूकस को. और जो इंटेस्टाइनल जूस है जिसको हम लोग सक्स सेंट्रिकस बोल रहे हैं उसका pH है 7.6. द जूस कंटेन वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक द डाइसैकेराइड, डिसमाल्टेस, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेसेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा. द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट form the pancreas and protect the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for the enzymatic activities. Now the submucosal gland which is known as Brunner's gland also help in this. Acne are present in the pancreas and secrete the carboxypeptidase. Acne pancreas में होता है, इसका काम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सिक्रीट करना. इसका काम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को सिक्रीट करना. Renin act on the milk changing casein into the calcium paracinate at a pH 1 to 3. Okay,
सो ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे इनएक्टिव है, जो कि एंडोकाइनेस की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म होगा। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो ट्रिप्सिन की हेल्प से होगा। Protein, proteases, peptones, partially hydrolyzed protein, and the chyme reaching the intestine is acted upon by the proteolytic enzyme of pancreatic juice as well as given below. तो जितने भी रिएक्शंस बाकी बच गया था वो सारे यहाँ पे हैं, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसेस। डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेनिट्रिक एमाइलेज एंड डाइसेक्ट इनटू डाइसैकेराइड। ठीक है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी हाइड्रोलाइज होता है पेनिट्रिक एमाइलेज की हेल्प से और कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकेराइड के फॉर्म में। पॉलीसैकेराइड स्टार्च को बोलते हैं, जो एमाइलेज की हेल्प से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। फैट ब्रोकन डाउन लाइपेज के थ्रू होगा विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू अ डाई एंड अ मोनोग्लिसराइड्स। फैट लाइपेज की हेल्प से डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा और डाइग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाएगा मोनोग्लिसराइड्स में। न्यूक्लियस पैनिक्रेटिक जूस में एक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड में, ताकि वो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाए। The enzyme in the succus synthesis act on the end product of the above reactions to form the respective simple absorbable form। जितने भी एंजाइम succus synthesis में हैं ये end product पे एक्ट करते हैं, end product पे एक्ट करके इसको कन्वर्ट करेंगे into absorbable form, ऐसे फॉर्म में ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। These final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium cell of the intestine. Some more reactions are there like dipeptides जो कि dipeptidases के हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। maltose जो maltase के हेल्प से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में हो रहा है। लैक्टोज जो कि लैक्टेज के हेल्प से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में होता है। सुक्रोज जो कि सुक्रेज के हेल्प से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोटाइडेज के हेल्प से न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोसाइडेजेस के हेल्प से शुगर प्लस बेस में। और डाई या मोनोग्लिसराइड लाइपेजेस के हेल्प से फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल में। The breakdown of the biomacromolecule mentioned above occur in the duodenum region of the small intestine, and the simple substances thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine. फिर ये डाइजेशन कंप्लीट होता एंड जितने भी एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी जो रफ वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि जितना होना था वो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई नया और डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसका फंक्शन क्या है कि कुछ वाटर मिनरल सर्टन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करे, मेरे को सिक्रेट करता है, जो कि वेस्ट मटेरियल के एडहेरिंग में हेल्प करता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उनके एडहेरिंग में हेल्प करता है और उसकी लिब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि वो हमारे बॉडी से इजीली पास आउट हो सके। द अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब सब्सटेंसेस कॉल्ड द फीकल feces enter into the caecum of the large intestine through the ileocaecal valve, which prevent the backflow of the fecal matter. अगेन ये जो है जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो यहाँ पर भी ताकि बैकफ्लो ना हो जाए इलियोकाइकल वाल्व प्रेजेंट होता है, ताकि जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है वेस्ट मटेरियल वो बैकफ्लो उसका ना हो जाए, इसलिए इलियोकाइकल वाल्व इज देयर जो कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। टेम्पररी स्टोर इन रेक्टम टिल डिफिकेशन, उसके बाद में वो मूव करके फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन से सेकेंड एंड देन टू द लास्ट, इस तरह से वो मूव करके आ जाता है। और रेक्टम में वो टेम्पररी स्टोर होता है जब तक डिफिकेशन ना हो जाए। The activities of the gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control for the proper coordination of the different parts. Now ये जो एक्टिविटी है gastrointestinal tract का, इसको कंट्रोल कौन किया? इसको कंट्रोल न्यूरल ने भी किया है, हार्मोन ने भी किया है, यानी यहाँ पे न्यूरल एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल दोनों की रिक्वायरमेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। The sight, smell and the presence of the food in our oral cavity can stimulate the secretion of the saliva. अब बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं, अगर हम स्मेल कर रहे हैं, सो इट कैन प्रोड्यूस सलाइवा इन आवर माउथ इनडेफिनेटली। ज़रूरी नहीं है कि हम जब खाना खाते हैं तभी हमारा सलीवा लाइक सिक्रीट होता है, इवन दो वी आर गेटिंग द गुड स्मेल ऑफ अ फूड, लाइक अगर कोई कहीं खाना बन रहा है वहाँ से अच्छा स्मेल आ रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि स्मेल से भी सलीवा सिक्रीशन होने लगता है। कोई अच्छा खाना, कोई डिलीशियस फूड का स्मेल से भी सलीवा सिक्रीशन होता है। इसीलिए शुगर पेशेंट को हमेशा 30 मिनट बिफोर मेडिसिन लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो सलीवा सिक्रीशन है वो जनरली लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बॉडी में लाइक
जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो खाना खाने से पहले ही सिक्रीट हो जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अंडर द न्यूरल, ये तो हो गया है। द साइट स्मेल, gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated by the neural signal. The muscular activity of the different parts of the alimentary canal can also be moderated by the neural mechanism, both local to the CNS, both local and to the CNS. मतलब मस्कुलर एक्टिविटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल है, उसका डिफरेंट पार्ट्स है, वहाँ पे जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मॉडरेट कौन करेगा? तो उनको मॉडरेट करेगा न्यूरल मैकेनिज्म, लोकली भी और CNS के थ्रू भी। CNS इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Hormone control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormone produced by the gastric and the intestinal mucosa. जब हार्मोन कंट्रोल, अब डाइजेस्टिव जूस से सिक्रीट हो रहा है, उसका जो हार्मोन कंट्रोल है उसको लोकल हार्मोन कंट्रोल करता है, which is produced by the gastric and intestinal mucosa. मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो मतलब इसका सिंपल कंक्लूजन क्या है? इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल कंक्लूजन क्या है? इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल कंक्लूजन है कि मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा CNS एज वेल एज लोकल हार्मोन, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल सिर्फ लोकल हार्मोन ही करेगा। यानी अगर हार्मोनल कंट्रोल है तो वो सिर्फ लोकल हार्मोन ही कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर वो मस्कुलर एक्टिविटी है तो बोथ CNS एज वेल एज लोकल हार्मोन। डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ moderately active adult approximately 2500 किलो कैलोरी होता है। Calorie value of the protein, carbohydrate and fat. The energy requirement of the animal and the energy content of the food are expressed in terms of measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energies. Thus, is often measured as to calorie or joule, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree. Since this value is a tiny amount of energy, physiologists commonly used kilocalorie or kilojoule. 1 kilocalorie is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree centigrade. Nutritionalists traditionally refer to kilocalorie as the calorie or the joule, always capitalized. The amount of heat liberated from the complete combustion of 1 gram food in a bomb calorimeter, a closed metal chamber filled with O2, is its gross calorific or a gross energy value. The actual amount of energy combustion of 1 gram of food is the physiological value of the food. The gross calorific value of carbohydrate, proteins and fats are 4.1 kilocalorie per gram, 5.65 kilocalorie per gram, 9.45 kilocalorie per gram respectively, whereas the physiological value is 4 kilocalorie per gram, 4 kilocalorie per gram, 9 kilocalorie per gram. इस पूरे पैराग्राफ में हमें सिर्फ लास्ट लाइन पे ध्यान देना है। That is the gross calorific value ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। याद रखना है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट का 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। वहीं उसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, लेकिन फैट का 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। Now the second last topic is absorption of digested products. Absorption of digested products. Absorption is the process by which the end product of the digestion passes through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Now, it is carried out by the passive, active, or facilitated transport mechanism. Small amount of the monosaccharides like the glucose, amino acids, electrolytes like the chloride ions are generally absorbed by the simple diffusion. The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient. However, some substances like the glucose, the amino acids, and they absorb with the help of a carrier protein. The mechanism is called the facilitated transport. Transport of water depends upon the osmotic gradient. Active transport occurs against the concentration gradient and hence require energy. The various nutrition like the amino acid, the monosaccharides like the glucose, electrolyte like Na+ are absorbed into the blood by these mechanism. Fatty acids, cholesterol, being insoluble, cannot be absorbed into the blood. So they are first incorporated into the small droplets called the micelles, which move into the intestinal mucosa, and they are reformed into very small protein-coated fat globules called the chylomicron, which are transported into the lymph vessels. Ultimately release the absorbed substances into the bloodstream. Now, absorption of substances takes place in different parts of the alimentary canal, like the mouth, stomach, small intestine, and large intestine. However, maximum absorptions occur in the small intestine. A summary of absorption, site of absorption, and substances absorbed is given in the table. अब ये टेबल है, ये पूरे चैप्टर के ये पूरा टॉपिक क्या बोला? ये बोला है कि कोई भी प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है डाइजेशन हो गया, एंड प्रोडक्ट हो गया। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा
और ब्लड म्यूकोसा के थ्रू जब ब्लड और लिम्फ में उसी प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन हो, मतलब उसी जो प्रोडक्ट है इंटेस्टाइन म्यूकोसा के थ्रू जब ब्लड और लिम्फ में वो पहुंच जाए, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और ये एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, और ये फैसिलिटेटेड ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। वाटर का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्योंकि इनसॉल्युबल है इसलिए डायरेक्टली एब्सॉर्ब उसका होगा नहीं, तो पहले तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मिसल्स, और उसके बाद में ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव करता है और रिफॉर्म्ड इनटू द वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन, और वो रिफॉर्म होगा बहुत ही स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में, मतलब एक ऐसा फैट ग्लोब्यूल्स में जो कि प्रोटीन कोटेड होगा जिसको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन, जो फिर ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स बोलते हैं जो कि विलाई में होता है, और यही लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन उसको मूव करा देगा ब्लड स्ट्रीम में। ना एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एब्जॉर्प्शन अलग अलग पार्ट्स में होता है, तो माउथ में किसका होता है, स्टमक में किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है, ये पूरा चीज़ इस फिगर के थ्रू देखेंगे 16.1 फिगर मतलब चार्ट। तो वहाँ पे बोला है कि माउथ में होता है ड्रग्स का coming in contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue and absorbed into the blood capillaries lining them। तो ड्रग्स का होता है माउथ में, कैसे होता है तो पहले तो उसके म्यूकोसा में कंटेक्ट, म्यूकोसा ऑफ द माउथ के कांटेक्ट में आएगा एंड देन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड कैपिलरीज। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस। तो स्टमक में होता है वाटर का, सिंपल शुगर का, अल्कोहल का, वाटर का, सिंपल शुगर का, अल्कोहल का। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रिंसिपल ऑर्गन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। सो यहाँ पे जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स, ड्रग्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे होगा वाटर का, कुछ मिनरल्स का, ड्रग्स का। The absorbed substances finally reach the tissue which utilize them for the activities, this process of assimilation। अब जो सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब किया, हमारे बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, अब एब्जॉर्ब तो हो गया लेकिन उसके बाद में हमारे टिश्यूज़ ने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया। बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब एब्जॉर्ब करने के बाद में हमारे टिश्यूज़ ने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। मतलब कि जब एब्जॉर्ब सब्सटेंस हमारे टिश्यू तक पहुँच गए हैं, टिश्यू ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद में हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारा टिश्यू उसको यूटिलाइज कर रहा है, then it is called as assimilation। The digestive waste solidify into the coherent feces into the rectum, initiate the neural reflex causing an urge to desire for its removal, and the ejection of the fecal to the outside through the anaerobic defecation is a voluntary process and is carried out by the mass peristaltic movement। तो अब जो अनवांटेड मटेरियल्स है जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व नहीं किया क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को पास हो गया था, फिर रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर हुआ था, तो अब उसके बाद में न्यूरल रिफ्लेक्स विल जनरेट जिससे वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। एंड एक ये वॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मास जिस मूवमेंट से इट इज़ कैरिड आउट ऑफ द बॉडी, इस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टलेटिक मास पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। नाउ लास्ट टॉपिक इज 16.4 that is the disorders of digestive system। The inflammation of the intestinal tract is the most common element due to bacterial or viral infection। Now the intestinal tract का inflammation हो जाना बहुत ही common element है जहाँ पे बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कैरिड आउट विद पेरिस्टालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म एक्सेट्रा। अब किसी भी तरह का वर्म ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, चाहे वो हुकवर्म हो, पिनवर्म हो, राउंडवर्म हो, थ्रेडवर्म हो, टैपवर्म हो, किसी भी तरह का वर्म उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। द वेरी फर्स्ट इज जॉन्डिस, द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। सबसे पहला जॉन्डिस, जहाँ पे क्या होता है कि जो स्किन है, आइज हैं, ये सब येलोइश हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि इन बाइल का डिपोजिशन हो जाता है और बाइल के डिपोजिशन की वजह से ये येलो हो जाते हैं, और यहाँ पे लीवर बेसिकली इफेक्टेड होता है। वोमिटिंग, इट इज द इजेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ एंड दिस रिफ्लेक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेजेंट वोमिटिंग मतलब कि स्टमक का इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, मतलब स्टमक में जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों का बैकफ्लो हो जाना और माउथ तक बैकफ्लो होकर माउथ में आ जाना, दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग।
और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको कंट्रोल करेगा वोमिट सेंटर इन मेड्यूला। हमारे मेड्यूला पे एक वोमिट सेंटर है, वो इसको कंट्रोल करेगा। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। डायरिया का मतलब होता है कि जब बॉल मूवमेंट एबनॉर्मल मूवमेंट एबनॉर्मली हो और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इससे रिड्यूस जाता है। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीकल इज रिटेन विद इन द कोलोन एज अ बॉल मूवमेंट कंटेन इरेगुलरली। तो बॉल मूवमेंट जहाँ पर ये इंक्रीज़ कर जाएगा वहाँ पे डायरिया होगी, और जहाँ पे वो मतलब इंक्रीज़ ना करके वो थोड़ा सा इरेगुलर हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, फीकल मैटर रिटेन इनसाइड द कोलोन, हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। Now, indigestion is in this condition the food is not properly digested, leading to the feeling of fullness, and this causes indigestion or inadequate enzymes, secret anxiety, food poisoning, overeating, and spicy food. So, indigestion का मतलब होता है फूड जहाँ पे प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं हो रहा है। प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भारीपन फील होगा, फुलनेस फील होगा, जिससे इंडाइजेशन या होगा। इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवरईटिंग, स्पाइसी फूड, इन सारी चीज़ कारण से हो सकता है। Now PEM, dietary deficiency of protein and total food calorie are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America, and West and Central Asia, Africa. Protein energy malnutrition (PEM) may affect the large section of the population during the drought, famine, and political turmoils. This happened in Bangladesh during the Liberation War and Ethiopia during the severe drought in the mid-80s. PEM affect the infant and children to produce marasmus and kwashiorkor. Marasmus is produced by the simultaneous deficiency of protein and calories. It is found in infant less than a year of age. If mother milk is replaced too early by the food, which are poor in both protein and calorie value, and this often happens when a mother has a second pregnancy or childbirth when in older infant is still too young. In marasmus, protein deficiency impairs the growth and replacement of the tissue protein. Extreme emaciation of the body, thinning of the limbs result in the skin become dry, thin and wrinkled. Growth rate of the body weight decline considerably. Even growth and development of the brain and the mental faculties are impaired. Now, kwashiorkor is produced by the protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency, and it results from the replacement of the mother milk by a high calorie, low protein diet in a child more than 1 year of age. Like marasmus, kwashiorkor show wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth, brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin, whatever extensive void demand swelling of the body parts are seen. तो बेसिकली चैप्टर ये जो टॉपिक है इसने किसके बारे में डिस्कशन किया है, दो डिजीज़ के बारे में जो कि प्रोटीन डिफिशियंसी ही है, लेकिन एक जो है वो लेस देन ईयर के बच्चे में होगा, 1 साल के कम के उम्र के बच्चे में होगा, जिसको हम लोग माइनसमस बोलेंगे, और ख्वाहिशों जिसमें 1 साल से बड़ा बच्चे में होता है, दैट इज़ अ ख्वाहिशों। दोनों ही लाइक ये जो ख्वाहिशों है ये हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट की वजह से होता है, जहाँ पे कैलोरी ज़्यादा हो रहा है लेकिन बच्चे को प्रोटीन कम मिल रहा है, और वो बच्चा 1 साल से ज़्यादा उसका उम्र है तो उसमें होगा। और माइनसमस जहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी एज वेल एज कैलोरी की डिफिशियंसी दोनों डिफिशियंसी होंगी, और बच्चा जो है 1 साल से छोटा होगा, मतलब बिलो 1 ईयर एज उसकी होगी। Now, thank you everyone. The chapter is completed now.